नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेरिका में हो रहे मोदी सरकार के विरोध की, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की, जानेंगे भारत जोड़ो यात्रा में क्यों बीजेपी को लग रहा है डर, गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के किस दांव से बीजेपी दिख रही है परेशान, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर के सामने आई मुश्किलों की, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मिले सीबीआई के समन की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के समर्थन में उतरे राज ठाकरे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश के लिए कांग्रेस की सूची तैयार, सभी 68 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय, कभी भी उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है ऐलान। देश में पहली बार हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में एमबीबीएस की 3 किताबों का किया विमोचन। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को लगा झटका, क्वालीफायर मुकाबले में नामीबिया के हाथों 55 रन से मिली हार, वर्ल्ड कप का सफर हुआ मुश्किल। रुपए की गिरावट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अजीब बयान, कहा रुपया नहीं गिर रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे एक विज्ञापन पर विवाद छिड़ गया है। विज्ञापन को वांटेड पोस्टर के रूप में छापा गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे इस विज्ञापन में भारत को निवेश करने के लिए असुरक्षित देश बताया गया है। विज्ञापन में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 14 लोगों के नाम दिए गए हैं और इन लोगों पर बैन लगाने की मांग की है। साथ ही मोदी सरकार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं के गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा है। आखिर क्यों हो रहा है अमेरिका में मोदी सरकार का विरोध, देखते हैं ये रिपोर्ट। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मोदी सरकार विरोधी विज्ञापन छापा है। इस विज्ञापन में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए भारत में निवेश करने के लिए असुरक्षित स्थान बताया है। पहले पेज पर पब्लिश हुआ यह विज्ञापन एक संगठन की तरफ से दिया गया है और इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 14 लोगों के नाम दिए गए हैं। 13 अक्टूबर को अखबार में छपे इस विज्ञापन में लिखा गया है कि मिलिए उन अधिकारियों से जिन्होंने भारत को निवेश के लिए एक असुरक्षित जगह बना दिया। इसमें 11 लोगों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है और विज्ञापन का शीर्षक मोदीज मैग्निस्की 11 दिया गया है। अमेरिकी सरकार के 2016 के ग्लोबल मैग्निस्की कानून के तहत उन विदेशी सरकार के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है जिन्होंने मानवाधिकार उल्लंघन किया हो। यह विज्ञापन उस समय जारी किया गया है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर हैं। सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सालाना बैठक में शामिल होने के लिए 11 अक्टूबर को वॉशिंगटन पहुंची थी। अमेरिका की गैर सरकारी संस्था फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम ने इस विज्ञापन को जारी किया है। फ्रंटियर ऑफ फ्रीडम एक शैक्षिक संस्थान है जो कि व्यक्तिगत आजादी, शांति, सीमित सरकार और पारंपरिक अमेरिकी मूल्यों के सिद्धांत को बढ़ावा देता है। इसी साल अगस्त में फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम ने ग्लोबल मैग्निस्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत एक याचिका दायर की थी जिसमें भारतीय अधिकारियों पर संस्थाओं के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। अखबार में छपे विज्ञापन में जिन लोगों के नाम दिए गए हैं उनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एंट्रिक्स चेयरमैन राकेश शशिभूषण, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम, सीबीआई डीएसपी आशीष पारिक, ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा, डिप्टी डायरेक्टर ए सादिक मोहम्मद नेजनार, असिस्टेंट डायरेक्टर आर राजेश और स्पेशल जज चंद्रशेखर शामिल हैं। फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम के संस्थापक और रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर जॉर्ज लैंड्रिथ ने विज्ञापन को ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम का नया विज्ञापन इंडियाज मैग्निस्की 11 और वित्त मंत्री की कार्रवाई को बेनकाब करता है जिन्होंने भारत में कानून के शासन और निवेश के माहौल को खत्म कर दिया है। इसके बाद उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा, इंडियाज मैग्निस्की 11, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने भारत में संभावित निवेशकों को साफ संदेश दिया है कि भारत निवेश के लिए खतरनाक जगह है। मोदी सरकार ने इस विज्ञापन को खारिज करते हुए इस पर एक्शन की बात की है। अब देखना होगा कि ये विवाद कहां तक पहुंचता है और इस विज्ञापन में लगे आरोपों पर सरकार क्या जवाब देती है। इस विज्ञापन को बीजेपी सरकार साजिश बता रही है तो वहीं विज्ञापन ने मोदी सरकार के कई दावों की पोल खोल दी है। फिलहाल इस विज्ञापन से मोदी सरकार बैकफुट पर है। इधर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर तैयारियां अपने आखिरी पड़ाव पर है क्योंकि 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान है और 19 अक्टूबर को कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। तो कैसी है दिल्ली में मतदान की तैयारियां, देखते हैं ये रिपोर्ट। अगले 72 घंटों में कांग्रेस के नए अध्यक्ष का नाम सबके सामने आ जाएगा। 17 अक्टूबर को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी।
भारत जोड़ो यात्रा में शामिल डेलीगेट्स के लिए बेल्लारी के सगनकल्लू में पोलिंग बूथ बनाया जाएगा, जहां राहुल गांधी सहित 40 दूसरे भारत यात्री वोट डालेंगे। मुकाबला राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और केरल से पार्टी सांसद शशि थरूर के बीच है। करीब 9000 डेलीगेट मिलकर इन दोनों उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। अंतिम दिन भी दोनों ही उम्मीदवारों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव प्रचार में शुरुआत से लेकर प्रचार के अंतिम समय तक मल्लिकार्जुन खड़गे ही थरूर पर भारी पड़ते दिखाई दिए हैं। लेकिन थरूर का अभी भी दावा है कि मतदान गुप्त होगा और उन्हें कई लोगों ने समर्थन देने का वादा किया है, इसलिए परिणाम चौंकाने वाले होंगे। इस बीच चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने भी साफ कर दिया है कि वोटिंग गुप्त होगी। किस डेलीगेट ने किसे वोट दिया और किस राज्य से किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, ये कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। कांग्रेस के मुख्यालय को ही स्ट्रांग रूम बनाया गया है। वोटिंग के बाद सभी मतपेटियां यहीं लाई जाएंगी और यहां काउंटिंग भी होगी। काउंटिंग से पहले सभी मतपेटियों के वोट आपस में मिला दिए जाएंगे, जिससे राज्यवार किसे कितने वोट मिले इसका खुलासा नहीं हो सकेगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में शशि थरूर ने कहा कि मैं कांग्रेस में बदलाव के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। हम लोग आपस में दुश्मन नहीं हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे भी नेता हैं। कोई अगर ये सोचता है कि मैं गांधी परिवार के खिलाफ हूं तो ये गलत धारणा है। गांधी हमेशा कांग्रेस के साथ हैं और मैं गांधी के साथ। दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा, हम सभी लोग पार्टी की मजबूती के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मुकाबला है। वैसे खड़गे ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। राजनीति के जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि खड़गे ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग चल रहे हैं उनके लिए वोटिंग के लिए अलग से बूथ बनाया जा रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने 39वें दिन में प्रवेश कर गई है। यात्रा को मिल रही कामयाबी से पीएम मोदी के सामने राहुल बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी ने आज 39वें दिन की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर्नाटक के बेल्लारी जिले के संगनाकल गांव से की। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता पदयात्रा करते नजर आए। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जिसका समापन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में होगा। आज की यात्रा को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी देते हुए लिखा, भारत जोड़ो यात्रा पर सपने सच होते हैं। शर्मिला नाम्बियार बेंगलुरु से मैसूर, तुमकुर और अब बेल्लारी की यात्रा कर रही हैं और यात्रा के साथ साथ चलने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। राहुल गांधी से वे आखिरकार आज सुबह 39वें दिन उनसे मिली। प्यारा पोस्टर उनकी बेटी ने बनाया था। राहुल की यात्रा में आज भी जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज राहुल के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, जिसकी तस्वीरें कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा है, चेहरे पर मुस्कान और एकता का पैगाम लिए आगे बढ़ती भारत जोड़ो यात्रा। इससे पहले राहुल गांधी ने 38वें दिन भारत जोड़ो यात्रा हलाकुंडी गांव से शुरू की थी। इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे भी पदयात्रा में शामिल हुए थे। शनिवार को अपनी रैली में राहुल ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। साथ ही अपनी यात्रा के अनुभव को शेयर करते हुए कहा कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक है। ये दूरी 3500 किलोमीटर की है। हमने इसकी शुरुआत कन्याकुमारी से की, उसके बाद ये यात्रा केरल पहुंची और इस समय हम कर्नाटक में हैं। शुरू में 3500 किलोमीटर की यात्रा मुश्किल लग रही थी, मगर बाद में आसान हो गई। लग रहा था कि मानो कोई शक्ति इस यात्रा को ताकत दे रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में जब भी थकान हुई, कभी कोई बच्चा, बुजुर्ग, दिव्यांग, माता आते, कुछ शब्द कहते और हमें ताकत मिल जाती। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि करोड़ों लोगों को लगता है कि भाजपा, आरएसएस की नफरत, हिंसा की विचारधारा देश को तोड़ रही है, इसलिए हमने इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो रखा है। राहुल की यात्रा को मिल रहे जन समर्थन को देखकर राजनीतिक जानकार कहने लगे हैं कि राहुल गांधी आज मोदी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का असर पूरे देश में दिख रहा है, तो वहीं गुजरात में तो ये आलम है कि अब बीजेपी भी राहुल की नकल कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित बीजेपी भी गुजरात में गौरव यात्रा निकाल रही है। राज्य में बीजेपी अपनी सत्ता बचाती हुई नजर आ रही है। गुजरात में बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को लेकर कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा कर दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात में इसी साल के आखिर में चुनाव हैं और कभी भी चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसको लेकर कांग्रेस ने अभी से अपने प्रचार को धार देनी शुरू कर दी है। शनिवार को गुजरात कांग्रेस ने मशाल यात्रा निकाली। इस यात्रा में लोगों की भीड़ नजर आई, जिसकी तस्वीरें शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा, गुजरात के मानसा में युवा परिवर्तन यात्रा की मशाल यात्रा को अपार जन समर्थन मिला है।
गुजरात में परिवर्तन होना तय है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जो अब तक 1000 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी है। फिलहाल राहुल की यात्रा कर्नाटक के बेल्लारी से गुजर रही है, लेकिन यात्रा का असर पूरे देश पर नजर आ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी का आलम यह है कि बीजेपी को भी मजबूर होकर गुजरात में गौरव यात्रा निकालनी पड़ रही है, जिससे साफ है कि गुजरात में बीजेपी की हालत काफी खराब है और कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर को भांप चुकी है। कांग्रेस ने अब राज्य में अपनी यात्राओं की संख्या को बढ़ा दिया है, जो बीजेपी की गौरव यात्रा के जवाब के तौर पर देखी जा रही है। राहुल गांधी भले ही भारत जोड़ो यात्रा की वजह से राज्य का दौरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने सुनियोजित तरीके से गुजरात के हर जिले में अपना अभियान तेज कर रखा है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के आदेश के बाद लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और बीजेपी की नाकामियों की पोल खोल रहे हैं। बीजेपी भी कांग्रेस के इस अभियान से डरी नजर आ रही है। पीएम मोदी खुद 10 अक्टूबर को बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के साइलेंट कैंपेनिंग के बारे में आगाह कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि पहले के चुनाव में कांग्रेस काफी शोर शराबा किया करती थी और बीजेपी का सफाया करने की शेख ही भगाड़ती थी, लेकिन 20 सालों में हम नहीं हारे, इसलिए उसने कुछ नया किया है। इसी कारण हमें सतर्क रहने की जरूरत है। इससे साफ है कि कांग्रेस के अभियान ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जो कांग्रेस की मजबूती की तरफ इशारा कर रहा है। गुजरात में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपने प्रचार को धार देनी शुरू कर दी है। कांग्रेस की नई रणनीति से पीएम मोदी भी घबरा गए हैं। घबरा तो हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर भी गए हैं। बीजेपी के नए प्रभारी के बयान ने उनकी नींद उड़ा दी है। खबरों की माने तो चुनावों के बाद जयराम ठाकुर के साथ बड़ा खेला हो सकता है। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें बदला नहीं जाएगा, लेकिन पार्टी चुनाव पीएम मोदी के फेस पर लड़ रही है। हिमाचल में चुनाव के ऐलान के साथ ही पार्टी के तमाम दिग्गजों ने डेरा डाल दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जीती तो क्या जयराम ठाकुर ही सीएम होंगे, क्योंकि 2017 में प्रेम कुमार धूमल के नाम का ऐलान हुआ था। बीजेपी चुनाव जीती, लेकिन धूमल अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, जिस कारण से वो सीएम नहीं बन पाए। ऐसा 2022 में हुआ तो क्या जयराम ठाकुर भी सीएम पद की रेस में पिछड़ जाएंगे? इसे लेकर हिमाचल बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने जो जवाब दिया, उससे जयराम ठाकुर की नींद उड़ गई है। हिमाचल बीजेपी प्रभारी ने कहा कि जयराम ठाकुर अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चुनावों के बाद बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी के एमएलए ही तय करेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री का चुनाव बाद में किया जाएगा। यानी साफ है कि जयराम ठाकुर के साथ भी प्रेम कुमार धूमल वाला खेला हो सकता है। दूसरी ओर विधानसभा चुनावों को लेकर प्रेम कुमार धूमल का खेमा भी सक्रिय हो गया है। धूमल भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर केंद्र सरकार में मंत्री हैं और वो चुनावों में स्टार कैंपेनर भी होंगे। अनुराग ठाकुर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। संकेत साफ है कि हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्या बीजेपी हिमाचल जीत पाएगी? क्योंकि पार्टी नेताओं को ही जयराम के काम पर भरोसा नहीं दिख रहा है। चुनाव प्रचार में पूरा फोकस केंद्र की योजनाओं पर ही रखने की रणनीति बनाई जा रही है। हिमाचल का चुनावी मौसम काफी गर्म है। ऐसे में बीजेपी में सीएम फेस को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म है, लेकिन उससे पहले राज्य में जीत जरूरी है। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस राज्य में सत्ता बनाती नजर आ रही है। इधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ भी बड़ा खेला हो सकता है। सोमवार को सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए समन जारी किया है। समन को लेकर केजरीवाल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी कर दी है। दिल्ली आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में जांच एजेंसियों और दिल्ली सरकार आमने सामने है। जहां एक तरफ ईडी से लेकर सीबीआई तक लगातार तफ्तीश कर रहे हैं, तो वहीं आप सरकार अपने मंत्रियों का बचाव कर रही है। आज जैसे ही सीबीआई ने पूछताछ के लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को तलब किया, वैसे ही सीएम केजरीवाल उनके बचाव में उतर आए। केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया आज के भगत सिंह हैं। जेल की सलाखें भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाई। यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह हैं। 75 साल बाद देश को एक शिक्षा मंत्री मिला, जिसने गरीबों को अच्छी शिक्षा देकर सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी। करोड़ों गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं। केजरीवाल की ये टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। समन मिलने के बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि उनके घर पर 14 घंटे सीबीआई की रेड कराई गई, लेकिन कुछ नहीं निकला। उनके लॉकर की तलाशी ली गई, उसमें भी कुछ नहीं निकला है। उनके गांव में भी उन्हें कुछ नहीं मिला है। अब सीबीआई ने बुलाया है, मैं मुख्यालय जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा।
अब सिसोदिया सहयोग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि जब वो पूछताछ के लिए जाएंगे तब सियासत जमकर गरमाएगी, क्योंकि जब छापेमारी हुई थी तब भी आम आदमी पार्टी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इन कार्रवाइयों को केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बताया था। अब देखना होगा कि कल पूछताछ के बाद सियासी पारा कितना चढ़ता है। और बुलेटिन के आखिर में बात राज ठाकरे के दांव से पस्त होती बीजेपी की। महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी पुरानी सहयोगी शिवसेना को कमजोर करने में जुटी है। शिवसेना 2 हिस्सों में बंट चुकी है और इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी बाला साहेब के भतीजे राज ठाकरे को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी थी। बीजेपी बीएमसी के चुनाव में राज ठाकरे की लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन राज ठाकरे पहले ही बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर चुके हैं और अब अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भी ऐसा ही फैसला किया है कि बीजेपी में खलबली मच गई है। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर शिवसेना को जीत मिली थी। पार्टी नेता रमेश लटके ने निर्दलीय उम्मीदवार को बड़े मार्जिन से मात दी थी, लेकिन कोरोना के चलते रमेश लटके दुनिया से चले गए, जिसके बाद अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। शिवसेना के उद्धव गुट की ओर से रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को टिकट दिया है, तो बीजेपी की ओर से मुरजी पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। ऋतुजा लटके के समर्थन में कांग्रेस, एनसीपी और वाम दल हैं, जबकि मुरजी को बाला साहेब बांची शिवसेना का साथ मिला है। मुकाबला टक्कर का माना जा रहा था कि अब इस मुकाबले में राज ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को एक चिट्ठी लिखी है, साथ ही साफ कर दिया है कि वो उपचुनाव में उद्धव के साथ जाने की तैयारी में हैं। अपने पत्र में राज ने लिखा, मैं आपको ये पत्र खास आग्रह के साथ लिख रहा हूँ। विधायक रमेश लटके के अचानक दुनिया से चले जाने से अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट रिक्त हुई, जिसके कारण वहां उपचुनाव कराने की घोषणा की गई है। उनकी विधवा ऋतुजा लटके ने इस सीट से पर्चा दाखिल किया है। रमेश लटके ने बतौर शाखा प्रमुख अपनी यात्रा शुरू की थी। मैं राजनीति के क्षेत्र में उनकी यात्रा और विकास का साक्षी रहा हूँ। लटके की पत्नी अगर उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होती हैं, तो दिवंगत नेता की आत्मा को बड़ी सांत्वना होगी। ऐसे में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उपचुनाव में ना उतरें और न ही ऋतुजा लटके के खिलाफ कोई प्रत्याशी उतारें। साफ है, राज ठाकरे ने बीजेपी से अपना उम्मीदवार वापस लेने की अपील कर दी है। साथ ही ये भी मैसेज दे दिया कि उपचुनावों में उनका समर्थन उद्धव की शिवसेना के साथ होगा। इस खत के सार्वजनिक होने के बाद से ही बीजेपी खेमे में चिंता देखी जा रही है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।